हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है हिंदुस्तान छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। साहब मर गया। जयंत राम ने बाजार से लाए हुए सौदे के साथ यह खबर लाकर दी। साहब? कौन साहब? वह कांटरिया साहब था ना, वह काना साहब, जैक्सन। बेचारा। मैंने खिड़की से झांककर देखा। काई लगी पुरानी, जगह जगह से खोड़ी हैंसी की तरह गिरती हुई दीवार के इस पार उधड़े हुए सीमेंट के चबूतरे पर सख्खू भाई पैर पसारे मराठी भाषा में बौन कर रही थी। उसके पास पीटू उकड़ू बैठा हिचकियों से रो रहा था। पीटू यानी पीटर काले गोरे मेल का नायाब नमूना था। उसकी आंखें जैक्सन साहब की तरह नीली और बाल भूरे थे। रंग गेहुआ था जो धूप में जलकर बिल्कुल तांबे जैसा हो गया था। इसी खिड़की में से मैं बरसों से इस अजीबोगरीब खानदान को देखती आई। यहीं बैठकर मेरी जैक्सन से पहली मर्तबा बातचीत शुरू हुई थी। सन 42 का हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा जोरों पर था। ग्रांट रोड से दादर तक का सफ़र मुल्क की बेचैनी का एक मुख्तसर मगर जानदार नमूना साबित हुआ था। मेगन रोड के नाके पर एक बड़ा भारी सा अलाव जल रहा था, जिसमें राह चलते की टाइयाँ, हैट और कभी मूड आ जाता तो पतलूनें उतारकर जलाई जा रही थी। सीन कुछ बचकाना सही मगर दिलचस्प था। लच्छेदार टाइयाँ, नई तर्ज की हैट, इस्त्री की हुई पतलूनें बड़ी बेदर्दी से आग में झोंकी जा रही थी। फटे हुए चीथड़े पहने आतिशबाज नए नए कपड़ों को निहायत बेतकल्लुफ़ी से आग में झोंक रहे थे। एक क्षण को भी तो किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आ रहा था कि नई गैरेडीन की पतलून को आग के मुंह में झोंकने के बजाय अपनी नंगी स्याह टांगों पर चढ़ा ले। इतने में मिलिट्री का ट्रक आ गया, जिसमें से लाल भभूका थूथनियों वाले गोरे हाथों में मशीन गन संभाले धमाधम कूदने लगे। मजमा एकदम फुर से ना जाने कहाँ उड़ गया था। मैंने यह तमाशा म्यूनिसिपल दफ्तर के सुरक्षित हाथों से देखा था और मशीन गनें देखकर मैं जल्दी से अपने दफ्तर में घुस गई थी। रेल के डिब्बों में भी अफरा तफरी मची हुई थी। बम्बई सेंट्रल से जब रेल चली थी तो डिब्बे की 8 सीटों में से सिर्फ 3 सलामत थी। परेल आने तक वो तीनों भी उखेड़कर खिड़कियों से बाहर फेंक दी गई और मैं रास्ते भर खड़े खड़े दादर तक आई। मुझे उन छोकरों पर कतई कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था ये सारी रेलें, ये टाइयाँ पतलूनें हमारी नहीं दुश्मन की हैं। इनके साथ हम दुश्मन को भी भून रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं। मेरे घर के करीब ही सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक रोकने के लिए एक पेड़ का लंबा सा लट्ठा सड़क पर बेड़ा डालकर उस पर कूड़े करकट की अच्छी खासी दीवार खड़ी थी। मैं मुश्किलों से उसे फांदकर अपने फ्लैट तक पहुंची ही थी कि मिलिट्री का ट्रक रुक गया। उसमें से जो पहला गोरा मशीन गन लिए धम से कूदा था, जैक्सन साहब ही था। ट्रक की आमद की खबर सुनते ही सड़क पर रोक बांधने वाला दस्ता इधर उधर बिल्डिंगों में सटक गया था। मेरा फ्लैट क्योंकि सबसे निचली मंजिल पर था, लिहाजा बहुत से छोकरे एकदम रैला करके घुस आए। कुछ किचन में घुस गए, कुछ बाथरूम और कुछ टॉयलेट में दुबक गए। चूंकि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए जैक्सन 2 शस्त्रधारी गोरों के साथ मुझसे जवाब तलब करने आगे आया। तुम्हारे घर में बदमाश छिपे हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। मेरे घर में तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे नौकर हैं, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा। कौन है तुम्हारे नौकर? ये तीनों। मैंने तीनों छोकरों की तरफ इशारा किया जो बर्तन खड़बड़र कर रहे थे। यह बाथरूम में कौन है? मेरी सास नहा रही है। कहते हुए ख्याल आया मेरी सास इस वक्त ना जाने कहाँ होंगी। और टॉयलेट में? उसके चेहरे पर शरारत की झपकी आई। मेरी माँ होंगी या शायद बहन हो, मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी बाहर से आई हूँ। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बाथरूम में तुम्हारी सास है? मेरे घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज़ देकर मुझसे तौलिया मांगा था। अपनी सास से कह दो सड़क रोकना जुर्म है, उसने दबी आवाज़ में कहा और अपने साथियों को जिन्हें वह बाहर खड़ा करके आया था वापस ट्रक में जाने को कहा।
वह गर्दन हिलाता हौले हौले मुस्कुराता हुआ चला गया। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण जुगनू चमक रहे थे। जैक्सन का बंगला मेरे फ्लैट की चारदीवारी से सटी जमीन पर था। पश्चिमी छोर पर समुद्र था। उसकी मेम साहब, माँ, दोनों बच्चों के इन दिनों हिंदुस्तान आई हुई थी। बड़ी लड़की जवान थी और छोटी 12-13 बरस की। मेम साहब सिर्फ छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान आ जाती थी। उसके आते ही बंगले का हुलिया ही बदल जाता था। नौकर चाक चौबंद हो जाते, अंदर बाहर पुताई होती, बाग में नए गमले मुहैया किए जाते। मेम साहब के जाते ही जिन्हें पास पड़ोस के लोग चुराना शुरू कर देते। कुछ को माली बेच डालता। दोबारा जब मेम साहब के आने का गलगला मचता तो साहब फिर विक्टोरिया गार्डन से गमले उठवा लाता। जितने दिन मेम साहब रहती, नौकर बावर्दी नजर आते। साहब भी यूनिफॉर्म डाले रहता या निहायत उम्दा ड्रेसिंग गाउन पहने साफ सुथरे कुत्तों के साथ लॉन या क्यारियों का बिल्कुल इस तरह मुआयना करता फिरता गोया वह 100% यानी सचमुच साहब लोगों में से है। मगर मेम साहब के जाते ही वह इत्मीनान की सांस लेकर दफ्तर जाता। ड्यूटी के बाद नेकर और बनियान पहने चबूतरे पर कुर्सी डाले बियर पिया करता। उसका ड्रेसिंग गाउन शायद उसका बैरा चुरा ले जाता। कुत्ते तो मेम साहब के साथ ही चले जाते। 2-4 देसी कुत्ते बंगले की यतीम समझकर उसके लॉन में डेरा डाल लेते। मेम साहब जितने दिन रहती, डिनर पार्टियों का जोर रहता और वह सुबह ही सुबह पंच सुरों में अपनी आया को आवाज़ देती। आया जी, मेम साहब आया। उसकी आवाज़ पर तड़प कर दौड़ती। मगर जब मेम साहब चली जाती तो लोगों का कहना था कि आया बेगम बनी बैठी थी। वह उसकी गैर हाजिरी में एवजी भुगताया करती थी। फ्लोमिना और पीटू उर्फ पीटर इसी अस्थाई समर्पण के स्थायी प्रमाण थे। कुछ हिंदुस्तान छोड़ दो का हंगामा और कुछ मेम साहब उकता गई थी इस गंदे पिचपिचाते मुल्क और उसके वासियों से, इसलिए जल्द ही वह वतन सिधार गई। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जैक्सन से इसी खिड़की के जरिए हुई। तुम्हारा सास नहा चुका? उसने बम्बई की ज़बान में कमीने पने से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ साहब, नहा चुका था। खून का स्नान किया उसने। मैंने तीखेपन से जवाब दिया। 14-14 बरस के चंद बच्चे कुछ ही दिन पहले हरि निवास पर जब गोली चली थी उसमें मारे गए थे। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ वही बच्चे होंगे जो उस दिन मिलिट्री की ट्रक आने पर मेरे घर में छिप गए थे। मुझे साहब से घिन आने लगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का जीता जागता हथियार मेरे सामने खड़ा उन बेगुनाहों के खून का मजाक उड़ा रहा था जो उसके हाथ से मारे गए थे। मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं। उसकी कौन सी आंख शीशे की थी यह अंदाज़ा लगा पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वह शीशे वाली आंख विलायती थी, मक्कारी का आला नमूना थी। उसमें जैक्सन की सारी सफ़ेद कौम की चालबाजी भरी हुई थी। उच्चता का दंभ दोनों ही आंखों में रचा हुआ था। मैंने धड़ से खिड़की के पट बंद कर दिए। मुझे सख्खू बाई पर बहुत गुस्सा आता था। सुअर की बच्ची सफ़ेद कौम के जलील कुत्ते का तरनिवाला बनी हुई थी। क्या खुद उसके मुल्क में कोड़ियों और हरामजादों की कमी थी जो वह मुल्क की गैरत के लिए नीलामी पर तुल गई थी? जैक्सन रोज़ शराब पीकर उसकी ठुकाई करता था। मुल्क के बड़े बड़े मोर्चे फतेह किए जा रहे थे। सफ़ेद हाकिम बस कुछ दिनों के मेहमान थे। बस अब चल चलाओ है कि इनकी हुकूमत का, कुछ लोग कहते। अजी, ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, इन्हें निकालना आसान नहीं, कुछ दूसरे लोग राय देते। इधर मैं मुल्क के नेताओं की लंबी चौड़ी तकरीरें सुनकर सोचती, कोई जैक्सन काने साहब का जिक्र ही नहीं करता। वह मज़े से सख्खू भाई को झोंटे पकड़कर पीटता है, फ्लोमिना और पीटू को मारता है। आखिर जय हिंद का नारा लगाने वाले उसका कुछ फैसला क्यों नहीं करते? मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिछवाड़े शराब बनती थी, मुझे सब कुछ मालूम था, मगर मैं क्या कर सकती थी? सुना था अगर गुंडों की शिकायत कर दो तो ये ना जाने जान को लागू हो जाते हैं। वैसे मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि किसे रिपोर्ट करूं। सारी बिल्डिंग के नल दिन रात टपकते थे, नालियां सड़ रही थी, मगर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कहाँ किसे रिपोर्ट की जाती है। आसपास रहने वालों में भी किसी को नहीं मालूम था कि अगर कोई बदजात औरत ऊपर से किसी के सर पर
कूड़े का टिन उलटते तो किससे शिकायत करें। ऐसे मौक़ों पर आमतौर पर जिसके सर पर कूड़ा गिरता वह मुंह ऊंचा करके खिड़कियों को गालियां बकता, कपड़े झाड़ता और अपनी राह लेता। मैंने मौका पाकर एक दिन सख्खू भाई को पकड़ा। क्यों कमबख्त, यह पाजी तुम्हें रोज पीटता है, तुझे शर्म भी नहीं आती? रोज कब्बी मारता बाई, वह बहस करने लगी। खैर वह महीने से 4-5 बार तो मारता है ना? हाँ मारता है बाई, सो हम भी साले को मारता है। वह हंसी। चल झूठी। अरे पीटू की सौगंध, हम थोड़ा मार दिया साले को परसों, मगर तुझे शर्म नहीं आती? सफ़ेद चमड़ी वाले की जूतियां सहती है। मैंने एक सच्चे वतन परस्त की तरह जोश में आकर उसे लेक्चर दे डाले। इन लुटेरों ने हमारे मुल्क को कितना लूटा है वगैरह वगैरह। अरे बाई क्या बात करता तुम, साहब साला कोई नहीं लूटा, ये जो मवाली लोग हैं ना वो बेचारा को दिन रात लूटता। मेम साहब गया, पीछे सब कटलरी फटलरी बैरा लोग पार कर दिया। अक्खा पटलून कोट हैट इतना फर्स्ट क्लास जूता सब खत्म। देखो चल के बंगले में कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम कहता है चोर है साहब, हम बोलता है हम नहीं होते तो साल उसका बेटी काट के ले जा दे लोग। मगर तुम्हें उसका क्यों इतना दर्द है? काय को नहीं होवे दर्द, वो हमारा मर्द है ना बाई। सख्खू बाई मुस्कुराई। और मेम साहब? मेम साहब पक्की छिनाल हो, लंदन में उसका बहुत यार है। यहाँ सख्खू बाई ने मोटी सी गाली देकर कहा। वह मरी रहती है, आती भी नहीं। पन आती तो दन साहब से खिटखिट, नौकर लोग से गिटगिट। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से जा रहे हैं, साहब भी चला जाएगा, मगर वह कतई नहीं समझी। बस यही कहती रही कि साहब चला जाएगा बाई, मगर उसे विलायत बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ सालों के लिए मुझे पूना रहना पड़ा। इस अरसे में दुनिया बदल गई। फिर सचमुच अंग्रेज़ चले गए, मुल्क का बंटवारा हुआ, सफ़ेद हाकिम पिटी हुई चाल चल गया और मुल्क खून की नहरों में नहा गया। जब बम्बई वापस आई तो बंगले का हुलिया बदला हुआ था। साहब ना जाने कहाँ चला गया था। बंगले में एक रिफ्यूज़ी खानदान आ बसा था। बाहर नौकरों के क्वार्टरों में से एक में सख्खूबाई रहने लगी थी। फ्लोमिना खासी लंबी हो गई थी। पीटू और वह महाम के एक यतीम खाने में पढ़ने जाते थे। जैसे ही सख्खूबाई को मेरे आने की खबर लगी, वह फौरन ही हाथ में मूंगने की 2-4 फलियां लिए आधम की। कैसा है बाई? उसने रस्मन मेरे घुटने दबाकर पूछा। तुम कैसा है? साहब कहाँ है तुम्हारा? चला गया ना लंदन? नहीं बाई, सख्खू भाई का मुंह सूख गया। हम बोला भी जाने को पर नहीं गया। उसका नौकरी भी खल्लास हो गया। ऑर्डर भी आया पर नहीं गया। फिर कहाँ है? अस्पताल में। क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर लोग बोलता कि दारू बहुत पिया, इस कारण मस्तक फिर गया। उधर पागल साहब लोग का अस्पताल है, उच्चा एकदम फर्स्ट क्लास, उधर उसको डाला। मगर वो तो वापस जाने वाला था। कितना सब लोग बोला, हम लोग बोला बाबा चला जाओ। सक्कू बाई रो पड़ी। पर नहीं, हमको बोला सक्कू डार्लिंग तेरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। ना जाने सक्कू बाई को रोते देखकर मुझको क्या हो गया। मैं भूल गई कि साहब एक लुटेरी साम्राज्यी कौम का फर्द है, जिसने फ़ौज में भर्ती होकर मेरे मुल्क की गुलामी की जंजीरों को ज़्यादा जकड़ बना दिया, जिसने मेरे वतन के बच्चों पर गोलियां चलाई थी, निहत्थे लोगों पर मशीन गनों से आग बरसाई थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के उन घिनौने कलपुर्जों में से था जिसने मेरे देश के जबाजों का खून सड़कों पर बहाया था, सिर्फ इस कसूर में कि वह अपने हक मांगते थे, इज्जत से जीना चाहते थे। मगर मुझे उस वक्त कुछ याद न रहा सिवाय इसके कि सख्खू बाई का मर्द पागल खाने में भर्ती था। मुझे अपने इस तरह भावुक होने पर बहुत दुख था, क्योंकि एक कौम परस्त को जाबीर कौम का एक फ़र्द से कतई किसी तरह की हमदर्दी या लगाव नहीं महसूस करना चाहिए। मैं ही नहीं, सब भी भूल चुके थे। मोहल्ले के सारे लौंडे नीली आंखों वाली फ्लोमिना पर बगैर यह सोचे समझे फिदा थे कि वह कीड़ा जिससे उसकी हस्ती अस्तित्व में आई सफ़ेद था या काला। जब वह स्कूल से लौटती तो कितनी ही ठंडी सांसें उसके इंतज़ार में होती, कितनी ही निगाहें उसके पैरों तले बिछी थी।
किसी लौंडे को उसके इश्क करते सिर धुनते वक्त किंचित याद न रहता कि यह उसी सफ़ेद दरिंदे की लड़की है जिसने हरि निवास के नाके पर 14 बरस के बच्चे का खून में डिब्बों को मारा था, जिसने महम चर्च के सामने निहत्थी औरतों पर गोलियां चलाई थी क्योंकि वो नारे लगा रही थी, जिसने चौपाटी की रेत में जवानों का खून निचोड़ा था और सेक्रेटेरिएट के सामने सूखे मारे नंगे भूखे लड़कों को जुलूस को मशीन गनों से दरहम बरहम किया था। उन सारे मंजरों का सब भूल चुके थे। बस इतना याद था कि कुंदनी गालों और नीली आंखों वाली छोकरी की कमर में गजब की लचक है, मोटे मोटे गदराए हुए होठों के कंपन में मोती खलते हैं। एक दिन सखूबाई झोली में प्रसाद लिए भागी भागी आई। हमारा साहब आ गया। उसकी आवाज़ लरज रही थी, आंखों में मोती चमक रहे थे। कितना प्यार था इस लफ्ज़ हमारा में। जिंदगी में एक बार किसी को पूरी जान का दम निचोड़कर अपना कहने का मौका मिल जाए तो फिर जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाता है। अच्छा हो गया। अरे बाई, पागल कब भी था वह, ऐसे ही साहब लोग पकड़ कर ले गया था, भाग आया। वह राज बताने जैसे लहजे में बोली। मैं डर गई। एक तो हारा हुआ अंग्रेज, ऊपर से पागल खाने से भागा हुआ। किसकी रिपोर्ट करूं? बम्बई की पुलिस के लफड़े में कौन पड़ता फिरे। हुआ करे पागल मेरी बला से, कौन मुझे उससे मेल जोल बढ़ाना है। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। मुझे मेल जोल बढ़ाना पड़ा। मेरे दिल में खुद ब खुद हो रही थी कि किस तरह पूछूं, जैक्सन इंग्लिस्तान अपने बीवी बच्चों के पास क्यों नहीं जाता। भला ऐसा भी कोई इंसान होगा जो जन्नत को छोड़कर यूं एक खोली में पड़ा रहे। और एक दिन मुझे मौका मिल गया। कुछ दिन तक वह कोठरी से बाहर ही ना निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलकर चौखट पर बैठने लगा। वह सूख कर कलफ चढ़े कपड़े जैसा हो गया था। उसका रंग जो पहले बंदर के चेहरे जैसा लाल चुकंदर था, झुलस कर कत्थई हो गया था। बाल सफ़ेद हो गए थे। 4 खाने की लुंगी बांधे, मैली बनियान चढ़ाए, वह बिल्कुल हिंदुस्तान की गलियों में घूमते पुराने गोरखों की मानिंद लगता था। उसकी नकली और असली आंख में फ़र्क मालूम होने लगा था। शीशा तो अब भी वैसा ही चमकदार, झिलमिल और अंग्रेज था, मगर असली आंख गंदली बेरौनक होकर ज़रा दब गई थी। अब तो ज़्यादातर वह शीशे वाली आंख के बगैर ही घूमा करता था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा तो वह जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा खोए खोए अंदाज में कभी ज़मीन से कोई कंकर उठाता, उसे बच्चों की तरह देखकर मुस्कुराता, फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। कैसी तबीयत है साहब? उत्सुकता ने उकसाया तो मैंने पूछा। अच्छा है, वह मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने बाहर जाकर इधर उधर की बातें शुरू की। जल्द ही वह मुझसे बातें करने में बेतकल्लुफ़ी महसूस करने लगा। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर कुरेदना शुरू किया। कई दिन की कोशिशों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह एक शरीफजादी का नाजायज़ बेटा था। उसके नाना ने एक किसान को कुछ रुपए दे दिलाकर उसे पालने पोसने को राज़ी कर लिया, मगर यह मामला इस सफाई से किया गया कि उस किसान को भी पता न चल सका कि वह किस खानदान का है। किसान बड़ा कुटिल था। उसके कई बेटे थे जो जैक्सन को तरह तरह से सताया करते थे। रोज़ पिटाई होती थी, मगर खाने को अच्छा मिलता था। उसने 12-13 बरस की उम्र से भागने की कोशिशें शुरू की। 3-4 साल की लगातार कोशिशों के बाद वह लुढ़कता पुढ़कता धक्के खाता लंदन पहुंचा। वहाँ उसने कई पेशे बारी इख्तियार किए, मगर इस अरसे में वह इतना ढीठ, मक्कार और स्वच्छंद हो गया था कि 2 दिन से ज़्यादा कोई नौकरी ना रहती। वह शक्ल सूरत से रोबीला और खूबसूरत था, इस वजह से लड़कियों में काफ़ी लोकप्रिय था। डॉर्थी उसकी बीवी नकचढ़े खानदान की लड़की थी, उलार और ओछी भी। उसका बाप ऊंची पहुंच वाला शख्स था। जैक्सन ने सोचा, इस खनाबादोशी की ज़िंदगी में बड़े झंझट हैं। आए दिन पुलिस और कचहरी से वास्ता पड़ता है। क्यों ना डॉर्थी से शादी करके ज़िंदगी संवार ली जाए। डॉर्थी उसके बस के बाहर थी, उसकी पहुंच से दूर थी। वह ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने की आदी थी। उस वक्त जैक्सन की दोनों आंखें असली थी। यह तो तब जब वह डॉर्थी से लड़कर शराब खानों में हो रहा। वहाँ किसी ने मारपीट में एक आंख उसकी खराब कर दी। तब तक उसकी सिर्फ बड़ी बेटी पैदा हुई थी। हाँ, तो तुमने डॉर्थी को कैसे घेर कर फांसा?
मैंने और कुरेदा। जब मेरी दोनों आंखें सलामत थी। जैक्सन मुस्कुराया। किसी न किसी तरह डॉर्थी हत्थे चढ़ गई। कमबख्त कुंवारी भी नहीं थी, मगर ऐसे खेल रचाए कि बाप के ना करते रहने के बावजूद शादी कर ली। बाप ने भी लड़की की मजबूरियों को समझ लिया और बीवी के रोज़ रोज़ के तकाज़ों से मजबूर होकर उसे हिंदुस्तान भिजवा दिया। यह वह दौर था जब हर निकम्मा अंग्रेज़ हिंदुस्तान के सर मढ़ दिया जाता था, भले वहाँ जूते गांठता हो, यहाँ आते ही साहब बन बैठता। जैक्सन ने हद कर दी। वह हिंदुस्तान में भी वैसा ही निकम्मा और लाऊबाली साबित हुआ। सबसे बड़ी खराबी जो उसमें थी वह उसका छिछोरापन था। बजाय साहब बहादुरों की तरह रौब दाब से रहने के, वह निहायत भौंडेपन से नीटों लोगों में घुल मिल जाता। जब वह बस्ती के इलाके में जंगलात के महकमे में तैनात हुआ तो क्लब के बजाय ना जाने किन चंडू खानों में घूमता फिरता था। आसपास सिर्फ चंद अंग्रेज़ों के बंगले थे। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अधिक उम्र के संभ्रांत थे। सुनसान क्लब में जहां हिंदुस्तानियों और कुत्तों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, ज़्यादातर उल्लू बोला करते थे। सभी अफसरों की बीवियां अपने वतन में रहती थी। जब कभी किसी अफसर की बीवी हिंदुस्तान आ जाती तो वह उसे बजाय जंगल में लाने के स्वयं छुट्टी लेकर शिमला या नैनीताल चला जाता। फिर बीवी हिंदुस्तान की गिलाजत से अजी जाकर वापस चली जाती और उसका साहब ठंडी आहें भरता, बीवी की हसीन यादें लिए लौट आता। साहब लोग वैसे अपना काम नीटों औरतों से चला लिया करते थे। इस किस्म के ताल्लुकात से किसी का नुकसान नहीं होता था। हिसाब भी सस्ता रहता था। हिंदुस्तान का भी फ़ायदा था इसमें। एक तो उनसे पैदा होने वाली औलाद खास गोरी हुआ करती थी, कभी काली भी। दूसरा यह कि उनके बारसूख बाप उनके लिए अनाथालय और स्कूल खुलवा दिया करते थे। सरकारी खर्च पर उनकी दूसरे हिंदुस्तानियों के मुकाबले बेहतर शिक्षा दीक्षा होती थी। यह एंग्लो इंडियन गोरी शक्ल वाला वर्ग अंग्रेज़ों से बस दूसरे नंबर पर था। लड़के रेलवे, जंगलात और नेवी में बड़ी आसानी से खप जाते थे। इनकी मामूली शक्ल वाली लड़कियों को भी सुंदर हिंदुस्तानी लड़कियों से बेहतर नौकरानियां मिल जाती और वो स्कूल, ऑफिसों और अस्पतालों की रौनकें बढ़ाती। जो ज़्यादा हसीन होती वो बड़े बड़े शहरों के पश्चिम ग्रस्त ब्यूटी मार्केट में बड़ी सफल साबित होती थी। जैक्सन साहब जब हिंदुस्तान आया तो उसमें काने शख्स की तमाम बुराइयां कसरत से मौजूद थी। कानेपन के बाद शराब उसके व्यक्तित्व की दूसरी पहचान थी। हर जगह उसके किसी न किसी से ठन जाती और उसका तबादला हो जाता। जंगलात से हटाकर उसे पुलिस में भेज दिया गया, जिसका उसे बहुत मलाल था, क्योंकि वह एक पहाड़न पर उसका बुरी तरह दिल आ गया था। जबलपुर पहुंचकर वहां उसे ज़रूर बुलवा लेता, लेकिन वहां उसे एक नटनी से प्रेम हो गया। ऐसा जोरदार इश्क कि उसकी बीवी सारी छुट्टियां नैनीताल में गुजारकर वापस चली गई और वह ना आया। काम की अधिकता का बहाना करता रहा, छुट्टी ना मिलने का रोना रोता रहा। मगर डॉर्थी के डैडी के कितने ही दोस्त थे जिनके दबाव से उसे ज़बरदस्ती छुट्टी दिलवाई गई। जब वह नैनीताल पहुंचा तो उसका कतई दिल न लगा। एक तो डॉर्थी उसकी जादुई में उस पर बेतरह आशिक हो गई थी और चाहती थी दोबारा हनीमून मनाया जाए। दूसरी तरफ उसे जैक्सन के प्रेम पद्धति से बड़ी घबराहट होती थी। वह इतने दिन हिंदुस्तान में रहकर एकदम अजनबी हो चुका था। पहाड़पन और नटनी दोनों ने हिंदुस्तानी पतिव्रता पत्नियों की तरह खिदमत करके उसका दिमाग खराब कर दिया था। साल में सिर्फ 2 महीने आने वाली बीवी भी बिल्कुल अजनबी हो गई थी। फिर उसके सामने जैक्सन को कई बंधन मानने पड़ते। एक दिन नशे में उसने अपनी बीवी से भी पहाड़न और नटनी के अंदाज में प्यार करने की इच्छा प्रकट कर दी। वह ऐसा भड़की कि जैक्सन के छक्के ही छूट गए। उसने बहुत सिरह की कि तुम भी दूसरे बेगैरत और नीच अंग्रेज़ों की तरह लोकल औरतों से मेल जोल तो नहीं बढ़ाने लगे हो। जैक्सन ने कस्में खाई और डॉर्थी को इतना प्यार किया कि वह उसकी नेकलचनी की कायल हो गई। उसे बड़ा तरस आया और वह उसे बड़े प्यार से जबलपुर ले गया। मगर वह वहाँ की मक्खियाँ और गर्मियों से बौखलाकर पागलों जैसी हो गई और सब वह झेल जाती, मगर उसके बाथरूम में 2 मुंही निकली तो वह उसी वक्त सामान बांधने लगी। जैक्सन ने बहुत समझाया कि यह सांप नहीं है और ना ही काटता, लेकिन उसने एक न सुनी और दूसरे दिन दिल्ली चली गई। वहाँ से उसने जोर लगाकर उसका ट्रांसफ़र बम्बई करवा दिया।
यह उस जमाने की बात है जब दूसरी जंग शुरू हो चुकी थी। नटनी की जादुई और डार्थी का बम्बई में स्थायी डेरा उसकी आत्मा को दीमक बनकर चाट रहा था। सक्खूबाई बच्चों की आय की मदद के लिए रखी गई थी, मगर जब बारिश से आजी जाकर डार्थी बच्चों समेत इंग्लैंड गई तो जैक्सन की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उफ, किस कदर उलझी हुई दास्तां थी साहब की, क्योंकि सक्खूबाई गणपत हैंडबैरे की रखेल थी। वह उसे पवन पुले से फुसला लाया था। वैसे बीवी बच्चों वाला आदमी था। बोझ से बचने के लिए उसे बतौर असिस्टेंट के बच्चों की आया के नीचे रखवा दिया था। सक्खूबाई अपनी इस नौकरी से, जिसमें फर्श पर पोछा लगाने, बर्तन धोने के अलावा गणपत को खुश करना भी शामिल था, काफ़ी संतुष्ट थी। गणपत उसे कभी अपने किसी दोस्त को भी उस पर कृपा करने या कर्ज के बदले दे दिया करता, लेकिन बड़ी चालाकी से, ताकि सक्खूबाई उखेड़ने ना पाए। वह पीने से तो पहले से ही कुछ वाकिफ था। गणपत की सोहबत में बाकायदगी से रोज़ ठर्रा चढ़ाने लगी। जैक्सन भी कभी कभी उसके मज़े लेने लगा। फिर वह अक्सर मेम साहब की एवजी भुगतने लगी। इस तरह गणपत के चक्कर से छुट्टी मिली। वह उल्टा उसकी सारी पगार ऐंठ लिया करता था। उन्हीं दिनों गणपत आर्मी में हेड बैरे की हैसियत से मिडिल ईस्ट चला गया और सक्खूबाई हमेशा के लिए मेम साहब की जगह जम गई। बस जब मेम साहब कभी छुट्टियों में आती तो वह वक्ती तौर पर अपनी खोली में ट्रांसफ़र हो जाती, और जब वह अपनी कूकदार आवाज़ में यू यू, तब वह फ़ौरन सब काम छोड़कर यस मेम साहब कहकर लपकती। यूँ तो मेम साहब कहना सीख कर वह अपने को अंग्रेज़ी दांत समझने लगी थी। अंग्रेज़ी भाषा में यस, नो, डैम, फूल, सॉरी के अलावा और है ही क्या। हकीमों का इन चंद लफ्ज़ों में ही काम निकल जाता है। चौड़े भारी भरकम साहित्यिक जुमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तांगे के घोड़े को टक टक और चाबुक की चमक ही काफ़ी होती है। मगर सक्खूबाई को यह नहीं मालूम था कि अंग्रेज़ की गाड़ी में जूता हुआ मरियल घोड़ा क्षुब्ध होकर गाड़ी पलट चुका था और अब उसकी लगामें दूसरे हाथों में थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। वह खुद, उसके 2 बच्चे और उसका मर्द। और जब मेम साहब हिंदुस्तान आया करती थी तब भी सक्खू बड़ी उदारता से एवजी छोड़कर फिर नैन्सी के हाथ के नीचे काम करने लगती। उसे मेम साहब से किसी तरह की जलन नहीं थी। मेम साहब वेस्टर्न ब्यूटी का नमूना तो थी। हिंदुस्तानी सौंदर्य के पैमाने पर उसे तौला जाता तो उसे अंडे जैसा शून्य मिलता। उसकी त्वचा खुरचे हुए शलजम की तरह कच्ची कच्ची थी, जैसे उसे पूरी तरह पकने से पहले उखाड़ लिया गया हो या उसे ठंडी बेजान कब्र में बरसों दफन करने के बाद निकाला हो। उसके छिदरे मैले चांदी के रंग के बाल बिल्कुल बुढ़ियों के बालों की तरह लगते थे, इसलिए सक्खूबाई के तबके के लोग उसे बुढ़िया समझते थे या फिर सूरजमुखी, जिसे हिंदुस्तान में बड़ा दयनीय समझा जाता था। जब वह मुंह धोए हुए होती तो उसकी पेंसिल से बनाई हुई भावें गायब हो जाती। चेहरा ऐसा मालूम होता गोया किसी ने तस्वीर को सस्ते रबड़ से बिगाड़ दिया हो। फिर डॉर्थी ठंडी थी और अजनबी थी। जैक्सन का वजूद उसके लिए एक घिनावनी गाली था। वह अपने को निहायत बदनसीब और सताई हुई समझती थी और शादी को नाकाम बनाने में वह काफ़ी हद तक सही थी। भले जैक्सन कितने ही बुलंद ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाता, वह उस पर गर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारे ओहदे खुद उसके बाप के दिलवाए हुए हैं। जो किसी भी अहमक को दिलवाए जाते तो वह आसमान को छू लेता। इसके विपरीत सक्खूबाई अपनी थी, गर्मा गर्म थी। उसे पवन पुल पर अलाव की तरह भड़क कर ना जाने कितनों के हाथ तापने का सामना किया था। वह गणपत की रखैल थी जो अपनी पुरानी कमीज की तरह उसे दोस्तों को उधार दे दिया करता था। उसके लिए जैक्सन साहब देवता था, शराफत का अवतार था। उसके और गणपत के प्यार करने के तरीके में कितना फर्क था। गणपत तो उसे मुंह का मज़ा बदलने के लिए चबा चबा कर थूकता और साहब एक लाचार ज़रूरतमंद की तरह उसे अमृत समझता। उसके प्यार में एक बच्चे जैसी लाचारी थी। जब अंग्रेज़ अपना टाट प्लान लेकर चले गए तब वह नहीं गया। डॉर्थी ने उसे बुलाने के सारे जतन कर डाले, धमकियां दी, मगर उसने इस्तीफ़ा दे दिया और नहीं गया। साहब, तुम्हें अपने बच्चे भी याद नहीं आते? मैंने एक दिन उसे पूछा। बहुत याद आते हैं। फिल्लू शाम को देर से आती है और पीटू लौंडों के साथ खेलने चला जाता है। मैं चाहता वे कभी मेरे पास भी बैठें।
वह इधर उधर की उड़ाने लगा। पीटू और फ्लोमिना नहीं, अलेक्जेंडर और लीजा। मैंने डिठाई ओढ़ ली। नहीं नहीं, वह हंसकर सिर हिलाने लगा। पिल्ले तो कुतिया से मानूस होते हैं, उस कुत्ते को नहीं पहचानते जो उनके वजूद में साझीदार होता है। उसने अपनी असली आंख मारकर कहा, यह जाता क्यों नहीं, यहाँ पड़ा सड़ रहा है। मुझे ही नहीं, आसपास के सभी लोगों को बेचैनी सी होती थी, जबकि कुछ लोग ख्याल जाहिर करते हैं कि जासूस है, उसे जानबूझकर यहाँ रखा गया है ताकि वह हमारे मुल्क में दोबारा ब्रिटेनी राज को लाने में मदद कर सके। गली के लौंडे जब कभी वह दिखाई देता तो पूछते, साहब विलायत कब जाएगा, साहब क्विट इंडिया काय को नहीं करता, हिंदुस्तान छोड़ दो साहब, अंग्रेज छोरा चला गया, वह गोरा गोरा चला गया, फिर तुम काय को नहीं जाता। सड़क पर आवारा घूमने वाले लौंडे उसके पीछे देरी लगाते आवाज़ें कसते। वह सिर हिलाकर मुस्कुराता और अपनी खोली में चला जाता। तब मुझे उसके ऊपर बड़ा तरस आता। कहाँ हैं दुनिया के रखवाले जो हर कमज़ोर मुल्क को तहजीब सिखाते फिरते हैं, नंगों को पैंटे फ्रॉकें पहनाते हैं, अपने सफ़ेद खून की श्रेष्ठता का ढोल पीटते हैं। उनका ही खून जैक्सन के रूप में कितना नंगा हो चुका है, मगर उसे मिशनरी ढांकने नहीं आता। और जब गली में लफंगे तक हार कर चले जाते तो वह अपनी खोली के सामने बैठकर बीड़ी पिया करता। उसकी इकलौती असली आंख दूर क्षितिज पर उस मुल्क की सरहदों की तलाश करती जहां ना कोई गोरा है ना काला, ना कोई ज़बरदस्ती जा सकता है और ना आ सकता है, और ना वहाँ बदकार माएँ अपने नाजायज़ बच्चों को तेरी मेरी चौखट पर जनकर खुद अपनी संभ्रांत दुनिया आबाद कर लेती हैं। सक्खूबाई आसपास के घरों में मेहरी का काम करती, अच्छा खासा कमा लेती। इसके अलावा वह बांस की डलियाँ, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह भी बना लेती थी। इस धंधे से भी कुछ आमदनी हो जाती। जैक्सन भी अगर नशे में ना होता तो उल्टी सीधी बेपैंदे की टोकरियाँ बनाया करता। शाम को सक्खूबाई उसके लिए एक ठर्रे का अद्धा ला देती, जिसे वह फौरन चढ़ा जाता और फिर उसे लड़ने लगता। एक रात उसने जाने कहाँ से ठर्रे की पूरी बोतल हासिल कर ली और सारी रात पीता रहा। रात के आखिरी पहर में वही खोली के आगे पड़कर सो गया। फ्लोमिना और पिट्टू उसके ऊपर से फलांग कर स्कूल चले गए। सक्खूबाई भी थोड़ी देर उसको गालियां देकर चली गई। दोपहर तक वहीं पड़ा रहा। शाम को जब बच्चे आए तो वह दीवार से टेक लगाए बैठा था और जोर का बुखार था, जो दूसरे दिन बढ़कर शर्शाम की सूरत इख्तियार कर गया। सारी रात वह ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा, ना जाने किसे किसे याद करता रहा। शायद अपनी माँ को, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था, जो शायद इस वक्त किसी शानदार गैदरिंग में नैतिक सुधार पर भाषण दे रही होंगी, या वह बाप याद आ रहा हो जिसने नस्ल चलाने वाले सांड की सेवाएं लेने के बाद उसे अपने जिस्म से बही हुई गिलाजत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और जो इस वक्त किसी और गुलाम देश में बैठा अपनी कौम का साम्राज्य कायम रखने में मंसूबे बना रहा होगा। या डार्थी के उल्हाना भरे एहसान याद आ रहे हों, जो बहरैम किसान के हंटरों की तरह सारी उम्र उसकी संवेदना पर बरसते रहे। या शायद वो गोलियां जो उसकी मशीन गन से बेगुनाहों के सीनों के पार हुई और आज पलटकर उसकी रूह को डस रही थी। वह रात भर बड़बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, सर पटकता रहा, सीने को धौंकनी चलती रही। दीरो दीवार ने पुकार पुकार कर कहा, मेरा कोई मुल्क नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं। मेरा मुल्क और नस्ल सक्खूबाई है, जिसने मुझे बेपनाह प्यार दिया, क्योंकि वह भी तो अपने देश में बेवतन है, बिल्कुल मेरी तरह, उन करोड़ों इंसानों की तरह जो दुनिया के हर कोने में पैदा होते हैं। ना उनके जन्म पर शहनाइयाँ बजती हैं और ना ही उनकी मौतों पर मातम होते हैं। पौ फट रही थी, मीलों की चिमनियाँ धुआं उगल रही थी और मजदूरों की कतारों को निगल रही थी। थकी हारी रंडियां अपने रात भर के खरीदारों के चंगुल से पिंड छुड़ाकर उन्हें रुखसत कर रही थी। हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया। कटाक्ष और घृणा में डूबी आवाज़ें उसके जहन पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। उसने एक बार हसरत से अपनी औरत की तरफ देखा, जो वहीं पट्टी पर सर रखकर सो गई थी। फ्लोमिना रसोई के दरवाजे पर टाट के पर्दों पर सो रही थी। पीटू उसकी कमर में मुंह घुसाए पड़ा था। कलेजे में एक हूक सी उठी और उसकी असली आंख से एक आंसू टपक कर मैली दरी पर जज्ब हो गया।
बरतानवी राज की मिटती हुई निशानी एरिक विलियम जैक्सन ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें।